आज आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। जितने भी महा क्लासेस थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, लगभग सब कुछ हमने कवर कर दिया है। आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तब भी, और अगर ऑब्जेक्टिव है तब भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट वगैरह पिन कर दी जाती है प्लेलिस्ट पर, ठीक है। रह गई फोर्थ सेमेस्टर वालों की बात। आज से ही अभी पहला डे जो है ऑब्जेक्टिव वाला आ जाएगा BDCAD इन BSc पर, वो लोग भी जाकर देखें। चलिए सर शुरू करते हैं। यूनिट मेरे भाई 7 और यूनिट 8, ठीक है सर। 8 वाली यूनिट बहुत छोटी है, इसमें मल्टीमीटर और CRO दो ही अपने काम के हैं, तो हमने उसे भी इसी में लगा दिया है सर, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए सारे नोट्स, सारी चीजें। जो लोग कोर्स जिन्होंने ले रखा था उसकी अलग से पूरी महा क्लासेस की जो है पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी सर, अलग से फोल्डर बन जाएगा। आराम से उसे देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है मेरे भाई? जैसे हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब ऑफलाइन बच्चे बैठे होते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है, तो आवाज, एक तो पंखे चल रहे होते हैं, सारी चीजें बच्चों के, तो इतना पीछे आवाज पहुंचाना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर एक एम्पलीफायर का यूज करते हैं। एम्पलीफायर क्या करेगा, मेरी आवाज को एम्पलीफाई करेगा और वहां तक पहुंचा देगा। तो एम्पलीफायर क्या होता है, जो मेरे भाई कम सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर दे, प्रवर्धित कर दे, बढ़ा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, एम्पलीफायर। तो वह सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एनर्जी सिग्नल्स को बढ़ा देता है, एम्पलीफायर कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स की, ध्यान से समझिएगा। एम्पलीफायर पूरा क्लासिफिकेशन ये से है। अगर हम बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में ये पूरी यूनिट नंबर 5 या 6 होगी सर, ठीक है। तो आपको रिपीट मिलेगा, दोबारा से चीजें मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है समझिए। अकॉर्डिंग टू यूज के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, इसका यूज, इसका आउटपुट वोल्टेज अधिक होता है। नाम से मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर। जब हमें वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो कम वोल्टेज लगाएंगे, एम्पलीफायर क्या करेगा, बढ़ा देगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसका मतलब कहलाएगा वो वोल्टेज एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर क्या करेगा, वो करंट को बढ़ा देगा मेरे भाई, तो करंट एम्पलीफायर कहलाएगा, इसका आउटपुट करंट अधिक होता है सर, ठीक है। पावर एम्पलीफायर क्या होता है, इसका आउटपुट पावर अधिक होता है, जो पावर को बढ़ा देगा वो पावर एम्पलीफायर कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कपलिंग, कपलिंग के अकॉर्डिंग भी होता है। जब हम लोग जो एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें कई मल्टी स्टेजेस होती हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करके तब एम्पलीफायर काम करता है। तो जब उन स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए मेरे भाई R और C का इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं पता है R और C क्या होता है सर, तो यहां देखिए, R माने रेजिस्टेंस और C माने कैपेसिटेंस। R माने प्रतिरोध, R माने क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, और C माने हो जाएगी मेरे भाई धारिता। क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। तो कुल मिला के RC, इसमें कपलिंग के लिए R और C का यूज करते हैं सर, ठीक है। फिर होता है LC कपल्ड एम्पलीफायर। LC क्या होता है, L माने क्या होता है, इंडक्टेंस, जिसे आप हिंदी में कहते थे स्व प्रेरकत्व। क्या कहते थे भाई, स्व प्रेरकत्व। और C फॉर कैपेसिटेंस यानी धारिता। तो जब कपलिंग के लिए L और C का प्रयोग करते हैं तब हम लोग, ये जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे उनके बहुत काम का है, एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो कपलिंग के लिए L और C का हम लोग यूज करते हैं, इसे कहते हैं LC कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है भाई। फिर अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है। तो जब कपलिंग कराएंगे, कपलिंग समझते हो, जोड़ना यार, तो जब कपलिंग कराएंगे तो जब ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, इसमें कपलिंग के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है भाई। फिर डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उठाया, दोनों स्टेजेस को जोड़ दिया, कपलिंग हो गई, किसी की जरूरत नहीं है। इसमें एम्पलीफायर की स्टेजेस को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं मेरे भाई डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी एम्पलीफायर होता है। जैसे सबसे पहला ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर ये रखा हुआ है यहाँ पर, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। क्यों, क्योंकि मेरी ऑडियो क्या है, कम है। अभी आप वीडियो में देख रहे हो तो ये भी माइक लगा हुआ है, लेकिन ऑडियो मेरी बहुत कम है। क्यों, आप अकेले देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन अगर फोन में ही आप बैठे हुए हो और बहुत सारी भीड़ हो तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। तो आप क्या करोगे, एक एम्पलीफायर बफर में लगाओगे, ठीक है, मिक्सर में लगाओगे या जहां भी लगा रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं जो भी आवाज को बढ़ाएगा ऑडियो को, वो ऑडियो एम्पलीफायर होगा भाई, सीधी बात है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इनका यूज कहां, रेडियो में होता है, टीवी में होता है, इन सब में किया था। ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, तक की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर देते हैं मेरे भाई। फिर वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है, ये 50 हर्ट्ज से 6 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देते हैं। इनका यूज वीडियो है भाई, टीवी वगैरह में इनका भी यूज होता है सर, ठीक है। उसके बाद होता है
इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये क्या होता है? इनका यूज नैरो बैंड के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में होता है। इसका यूज ट्रांसमीटर्स वगैरह में होता है। ट्रांसमीटर क्या होते हैं? ट्रांसमिट नैरो बैंड, मतलब बहुत कम रेडिएशंस होंगी, बहुत कम एनर्जी रेंज होगी, तब हम लोग उन्हें कहेंगे नैरो बैंड एम्पलीफायर्स। नैरो बैंड क्या होते हैं मेरे भाई? सरल भाषा में बताएं, जैसे ट्रांसमीटर है, अब माइक्रोफोन है, यहां पर अगर हम देखें एक माइक पड़ा होगा मेरा, ठीक है सर, देखिए ये माइक है। ये माइक हम कब लगाते हैं? अगर हम सही भाषा में बताएं, यहाँ पर शायद ये निकल नहीं पाए, निकल आएगा सर। ये देखिए ये वाला जो माइक है सर, ठीक है, ये क्या है? ये एक ट्रांसमीटर ही तो है। इससे कुछ तरंगे निकलती होंगी, ये तरंगे इसके एक्सेप्टर यानी एडाप्टर से जाके जो है कनेक्ट हो जाती होंगी। जब इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती होगी तब मेरे भाई क्या यहाँ से बोलेंगे हेलो हेलो, काम चलेगा सर, ठीक है। तो ये वाला हम ऑफलाइन कोचिंग में इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते समय। क्या है? ये ट्रांसमीटर ही तो है। तो इन सब में हम लोग यूज करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इंटरमीडिएट मतलब बीच की स्टेट होती है सर, ठीक है। फिर होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये 100 किलोहर्ट्ज से हजारों मेगाहर्ट्ज तक, यानी जब बहुत बड़ी रेडिएशंस होती हैं, बहुत बड़ी रेडिएशंस मतलब आपने देखा होगा आपके घरों में लाइट वगैरह आ रही है, ठीक है, बहुत बड़े लाइट का मतलब क्या है? जैसे आप घर में बैठे बैठे जो है सैटेलाइट के माध्यम से घर में टीवी देख पा रहे हो, सारी चीजें हो रही हैं, तो वो जो सैटेलाइट वगैरह वाली रेडिएशंस हैं उन्हें कैसे एम्पलीफाई करोगे भाई? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, हजारों मेगाहर्ट्ज की जिनकी फ्रीक्वेंसी है उनके लिए हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का यूज करते हैं सर, ठीक है। फिर होता है अकॉर्डिंग टू बैंड विड्थ, ठीक है। बैंड विड्थ के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो नैरो बैंड एम्पलीफायर होता है। जैसे बैंड विड्थ क्या होता है आपने पढ़ रखा है, चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो जिनमें बैंड गैप जो है वो बहुत कम होता था, वो कंडक्टर हुआ करते थे। उसी तरीके से बैंड चौड़ाई, तो इनका गेन जो है सबसे पहला होता है नैरो बैंड एम्पलीफायर। नैरो वाले यानी बैंड कम है तो जाहिर सी बात है गेन ज्यादा होगा, क्योंकि आराम से कंडक्शन होगा, तो इनका गेन बहुत अधिक होता है और बैंड विड्थ कम होती है। दूसरा होता है मेरे भाई वाइड बैंड एम्पलीफायर। इनका गेन कम होगा क्योंकि बैंड चौड़ा है मेरे भाई, तो कंडक्शन में दिक्कत होगी, और बैंड विड्थ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग पॉइंट भी क्लासिफिकेशन होता है। देखिए कई तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ये पूरी यूनिट कवर हो रही है एक में ही सर, ठीक है। सबसे अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग पॉइंट क्लास ए एम्पलीफायर होता है। इसमें इनपुट करंट कंप्लीट साइकिल के लिए प्रवाहित होता है, यानी जो करंट है अगर वो पूरी साइकिल में जा रहा है तब उसे कहेंगे क्या? बताइए, अभी दिखाएंगे आपको साइकिल हम सर, ठीक है, सब इसी में कवर करेंगे। तो जब कभी भी इनपुट करंट पूरी साइकिल में जाता है तो उसे क्लास ए एम्पलीफायर कहते हैं। जब हाफ साइकिल केवल आधी में जाता है तो उसे क्लास बी एम्पलीफायर कहते हैं सर, ठीक है। और जब कभी भी इनपुट करंट हाफ साइकिल से थोड़े ज्यादा में जाता है तो उसे ए बी एम्पलीफायर कहते हैं। और जब हाफ से कम में जाएगा तब हम लोग उसे कहेंगे मेरे भाई क्लास सी एम्पलीफायर। क्या कहेंगे? क्लास सी एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है सर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अगला टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग कैसे एम्पलीफायर के रूप में कर सकते हैं मेरे भाई? तो ये आप देखिए यहां पर, ये अपने पास एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। ब्लॉक डायग्राम क्या है मेरे भाई? यहां पर कोई इनपुट सिग्नल हमने लगाया है, ये क्या करेगा? इनपुट सिग्नल को बढ़ा देगा सर, ठीक है। और जब हमें बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से कोई एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। यानी एम्पलीफायर अपने आप कुछ नहीं करेगा भाई, एम्पलीफायर को चलाने के लिए आपको बाहर से इसे सप्लाई देनी पड़ेगी। ये यहां से सिग्नल लेगा, इस सिग्नल को मेरे भाई बढ़ा देगा। ये इसका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज इनपुट एसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर क्या होता है? इसे समझने से पहले आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जरा समझो। ट्रांजिस्टर क्या होता है? अब इसी में हमने आगे लगा दिया है। मान लिया ये है P, ये है N, ये है P। जब हम लोग क्या करते हैं P टाइप, दो P टाइप को एक N के बीच में रखते हैं, या दो N टाइप को एक P के बीच में रखते हैं। ये देखिए सर ऐसे करके दो N टाइप को एक P के बीच में रखते हैं इस तरीके से सर, ठीक है। तब हम लोग क्या कहते हैं? इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। P टाइप, N टाइप, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। P टाइप अर्धचालक, N टाइप अर्धचालक, ये सब आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हुए होंगे सर, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर में ही तो सर, आप जो लोग सेकंड सेमेस्टर में देख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में देख रहे हैं सर, ठीक है, वो लोग पढ़ के आए होंगे सर, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई एक हमने NPN ट्रांजिस्टर लगा दिया। ट्रांजिस्टर में तीन चीजें होती हैं मेरे भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन या होल चलते हैं, तो पहले वाले को कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। बीच में जो होता है इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और आखिरी में जो होता है इसे कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं भाई? कलेक्टर कहते हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे बना दिया है, बहुत आसान है। देखो भाई यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पर आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए ये क्या लगा दिया हमने? एक NPN ट्रांजिस्टर लगा दिया, ठीक। ये जो इधर है, इधर वाला हिस्सा, इसे कहेंगे बेस। क्या कहेंगे बताइए? बेस कहेंगे। जरा देखिए
ये क्या है मेरे भाई, ये बेस है, ये क्या है, कलेक्टर है, और ये क्या है, एमीटर है। जो बेस वाली करंट है वो बेस करंट IB कहलाएगी, जो कलेक्टर वाली करंट है वो IC कहलाएगी। दोनों मिलेंगी तो दोनों मिल के बनाएंगी IE यानी एमीटर करंट बनाएंगी। ठीक है सर। ये सर जी BCC 2 बार क्यों लिखा हुआ है? C फॉर कलेक्टर। बैटरी को लिखने का तरीका होता है 2 बार लिखें। कलेक्टर वाली बैटरी इधर लगी हुई है और बेस वाली बैटरी इधर लगी हुई है। ये जो पूरा सर्किट आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, एम्पलीफायर का एक सर्किट है। हमने ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज कर रखा है। इधर देखो, इधर की तरफ कौन चल रहा है, बेस चल रहा है। इधर की तरफ कौन चल रहा है, कलेक्टर चल रहा है। बीचों बीच में देखो, बीच में इसके इधर और इधर बीचों बीच में कौन चल रहा है, एमीटर चल रहा है। एमीटर कॉमन है, जो उधर वाले के भी संपर्क में है, इधर वाले के भी संपर्क में है। दोनों धाराएं इसमें जा रही हैं, इसलिए इसे कहेंगे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। क्या कहेंगे, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर। ठीक है, लिख दिया है। फिगर में एक NPN ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर मोड में दिखाया गया है, जिसमें बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में और कलेक्टर एमीटर जंक्शन रिवर्स बायसिंग में होता है। इनपुट AC सिग्नल बेस एमीटर सर्किट में अप्लाई किया जाता है, जिसका आउटपुट कलेक्टर एमीटर सर्किट में RL पर प्राप्त होता है। इसके कुछ कांस्टेंट्स निम्न हैं। क्या कांस्टेंट है मेरे भाई, जरा देखो। सबसे पहले करंट गेन, ध्यान से समझिए। कॉमन एमीटर वाले का जो करंट गेन होता है उसे बीटा से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है बीटा बराबर IC बटे IB। IC माने कलेक्टर करंट, IB माने बेस करंट। ठीक है। म्यूचुअल कंडक्टेंस को GM से लिखते हैं। GM बराबर होता है IC बटे में BC से। ठीक है। चाहे तो इसे IB और IB से मल्टीप्लाई, IB से डिवाइड कर दिया, IB से मल्टीप्लाई कर दी। होगा क्या मेरे भाई, I बटे BC हो जाएगा 1/R। RI मतलब R इनपुट, क्योंकि बेस इधर इनपुट, इधर वाला सब इनपुट है, उधर वाला आउटपुट है। तो इनपुट में कौन आएगा, बेस आएगा। आउटपुट में कौन आएगा, कलेक्टर आएगा। तो ये बन गया IC/IB। क्या बना देंगे, देखो भाई, बीटा बना देंगे। तो GM का मान आएगा बीटा इंटू RI। ठीक है। फिर एक और कांस्टेंट होता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। उधर वाला BCC वाला कह लो या BCE वाला कह लो, बटे में BBE वाला कह लो सर। ठीक है। AB बराबर होता है IC। अब इसे क्या कर सकते हैं बताओ, B बराबर IR। तो BC इनपुट वाला है तो IC इंटू RL लिख दिया। आउटपुट वाला इनपुट वाले दिया IB इंटू RI लिख दिया। B बराबर IR, ओम का नियम लगाया, दोनों लिख दिए। IC/IB को बीटा बना दिया और RL/RI को कहेंगे रेजिस्टेंस गेन। क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस गेन। तो ये एक इसका कांस्टेंट होता है। ठीक है। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर बीटा इंटू RL बटे I है। RL बटे I ऐसे रहेगा तो RL ऐसे रहेगा, बीटा बटे RI क्या होता है, GM। तो इसे GM बना दिया। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है, सारे रिलेशन है, आपको पता होने चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल हैं। पावर गेन क्या होता है, पावर गेन भैया आउटपुट पावर बटे में इनपुट पावर। P बराबर BI फार्मूला होता है। आउटपुट वाला कलेक्टर है, इनपुट वाला बेस है। इसे हमने बना दिया वोल्टेज गेन और ये बन गया बीटा। तो ये भी एक रिलेशन होता है। अगर एम्पलीफायर कॉमन बेस है तो उसे बीटा से नहीं अल्फा से लिखते हैं। ये देखिए, अल्फा बराबर IC बटे IE हो गया। AB बराबर अल्फा इंटू रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके की चीजें हो गई। ये होता है मेरे भाई कॉमन बेस के लिए। ठीक है। उसके बाद पावर एम्पलीफायर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो पावर को बढ़ा देगा। तो मेरे भाई ऐसा ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर जो इनपुट सिग्नल्स की पावर को बढ़ा देता है, पावर एम्पलीफायर कहलाता है। ये मेरे भाई पावर एम्पलीफायर है। ठीक है। पूरा प्रॉपर यहाँ पे बना रखा है। इनपुट सिग्नल यहाँ से लगे हुए हैं, आउटपुट हमें यहाँ RL पर प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जितना वैसे था। एक प्रतिरोध R1 है, एक प्रतिरोध R2 है, संग में एक संधारित्र कैपेसिटर C1 इसके संग लगा हुआ है। RE के साथ में एमीटर की साइड में एक और कैपेसिटर लगा हुआ। तो ये पावर एम्पलीफायर है जो पावर को बढ़ा देता है। डीसी लोड लाइन क्या होती है मेरे भाई, हर आदमी की जिंदगी में 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है कट ऑफ पॉइंट, जहां पे जाके जिंदगी ब्लैंक हो जाती, लगता है कि अब कुछ भी नहीं रह गया। और एक होता है सैचुरेशन पॉइंट की, वहां पे आने के बाद लगता है कि यार अब सैचुरेशन आ गया जिंदगी में, अब ना कुछ बड़ा करना ना छोटा करना, बस चलते रहना। तो सैचुरेशन और कट ऑफ पॉइंट को जो मिलाता है उसे कहते हैं डीसी लोड लाइन। ठीक है सर। तो यह एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कट ऑफ पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट को आपस में जोड़ती है। यह ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। इस समय कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई नहीं होता, यानी प्रत्यावर्ती एसी वाला सिग्नल नहीं होगा, तो वो डीसी लोड लाइन कहलाएगी। इस तरीके की लाइन होगी सर। ये देखिए, ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये कट ऑफ पॉइंट है। इस तरीके के बी और आई के बीच में ग्राफ है। ये बी माने वोल्टेज, आई माने धारा के बीच में ये ग्राफ खिंचा हुआ है। ठीक है।
एसी लोड लाइन क्या होती है, बिल्कुल सेम है मेरे भाई, ये उससे ज्यादा झुकी हुई होती है। जरा देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती, बस इसमें क्या होगा, एसी सिग्नल अप्लाई करा जाएगा। जरा देखिए, ये वाली जो लाइन थी ये डीसी थी, ये थोड़ी सी ज्यादा खड़ी कर दी तो ये एसी लोड लाइन हो गई है। ये भी वही, एसी में सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा और कट ऑफ पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये इस तरीके की लाइन आएगी। जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसे क्यू पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू पॉइंट कहते हैं। सब कुछ डिटेल में लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई? तो ट्रांजिस्टर हमने आपको बता रखा, यह एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें किसी एक सेमीकंडक्टर को एक जैसे 2 सेमीकंडक्टर के बीच में दबा के रखते हैं सर, ठीक है। जैसे 2p के बीच में एक n रखा हुआ है, ये इसका सर्किट सिंबल। एमीटर से धारा जाएगी बेस की तरफ। जो पहला होता है उसे एमीटर कहते हैं, बीच वाले को बेस कहते हैं, आखिरी वाले को कलेक्टर कहते हैं सर, ठीक है। ऐसे ही एनपीएन है, एनपीएन, इसमें करंट उल्टा होगा, उसमें धारा नीचे की तरफ थी, इसमें धारा ऊपर की तरफ होगी सर, ठीक है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है फीडबैक इन एम्पलीफायर। फीडबैक क्या होता है? इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट फिर इसी के इनपुट के रूप में इस्तेमाल कर लिया। फीडबैक, जैसे हमने आपको पढ़ाया, आपने हमें फीडबैक दिया नीचे की, सर जी ये और कर सकते थे आप तो और अच्छा हो जाता, तो हमारा ही बताया हुआ हम ही को सर आप बता रहे हैं वो क्या है, फीडबैक। तो जो इसका आउटपुट निकला उसी को हमने दोबारा से इस्तेमाल कर दिया, एक नेटवर्क बनाया, फीडबैक नेटवर्क, इसकी सहायता से दोबारा से यूज कर लिया एम्पलीफायर में, तो उसे कहते हैं हम लोग फीडबैक इन एम्पलीफायर। फीडबैक 2 तरीके का होता है भाई, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। जब हमें कभी भी मान लिया प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे फीडबैक का, प्रोडक्टिविटी कम करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे निगेटिवली यूज करेंगे भाई सर, ठीक है। इस तरीके की चीजें। रिलेशन अगर हम बात करें अल्फा और बीटा के बीच में, अभी बताया अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस के लिए। IE बराबर IB प्लस IC होता है, दोनों तरफ IC से भाग दे दिया, ये बन गया 1 अल्फा, ये बन गया 1 बीटा। एलसीएम लिया, हल किया, यानी अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या आ गया, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा सर, ठीक है। उसके बाद है मल्टीमीटर। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, वही कंटेंट है, वही उठाया आपको बता दिया सर, ठीक है। तो मल्टीमीटर आपको पता होना चाहिए क्या होता है मेरे भाई। मल्टीमीटर नाम से मतलब मल्टी माने बहुत सारे, मीटर मतलब मीटर भाई जो बहुत सारे काम कर सकता है वो मल्टीमीटर है मेरे भाई, ठीक। देखो, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके द्वारा रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट तीनों को नापा जा सकता है, इसलिए इसे एवीओ मीटर भी कहते हैं। एवीओ मतलब ए माने एम्पियर, वी माने वोल्टेज, ओ माने ओम, यानी वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध सबको नाप सकता है। इसी वजह से मेरे भाई ये कहलाता है मल्टीमीटर। क्या कहलाता है? मल्टीमीटर कहलाता है। मल्टीमीटर को कैसे कैसे नापेंगे? सबसे पहले मल्टीमीटर एज अ वोल्ट मीटर, बहुत आसान होता है। वोल्ट मीटर बनाने एक्चुअल में है क्या ये मल्टीमीटर, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है, मूविंग कॉइल, जिसमें कॉइल को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या करोगे, कोई प्रतिरोध जोड़ दो, वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो ये मेरे भाई क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है सर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ में ये एक प्रतिरोध जोड़ दिया हमने, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ दिया, ठीक। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, वोल्टेज को हमें कैलकुलेट करना है भाई। ओम का नियम B बराबर IR होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है तो धारा कितनी जा रही है, मान लिया IG करंट चल रही है सर, ठीक है। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, I इंटू में R, ये इसका वोल्टेज है। इसका वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R, क्या इसका जो प्रतिरोध है उसे G से लिखेंगे सर, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा एक हाई रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ देते हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगता है, ठीक है। फिगर से हमने बता दिया कि टोटल जो वोल्टेज है वो I इंटू आर प्लस I इंटू आर। सर जी R क्या है, R वो प्रतिरोध है जो जोड़ा है, G क्या है, G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। यहां से भैया हमने क्या करा, IG को कॉमन ले लिया, नीचे ले आए, तो B अपन IG है, G को इधर भेज दिया, यानी R बराबर आ गया B बटे IG माइनस का G। इसका मतलब R वो प्रतिरोध है जिसे अगर आप G के साथ में सीरीज में जोड़ देते हो तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। तो हमने लिख दिया, अतः इस रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर का काम करता है सर, ठीक है। फिर मल्टीमीटर है जहाँ अमीटर, तो अमीटर के लिए क्या करेंगे भैया, उसमें श्रेणी में मतलब होता है लाइन से, समांतर का मतलब ऊपर नीचे, तो हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। ये मेरे पास भैया गैल्वेनोमीटर था, इसके साथ कम प्रतिरोध वाला, उसमें ज्यादा प्रतिरोध वाला जोड़ा था, इसमें कम प्रतिरोध। जब प्रतिरोध की वैल्यू बहुत कम होती है तो उसे शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट, और S से लिखते हैं मेरे भाई। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में हमने शंट जोड़ दिया यानी S, यहां से I धारा आएगी, इसमें IG चली जाएगी, इसमें IS चली जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया फ्रॉम फिगर I का मान IS प्लस IG के बराबर होगा, ठीक है सर।
एस और जी पैरेलल में है। पैरेलल में मेरे भाई वोल्टेज हमेशा बराबर होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। तो एस का वोल्टेज क्या होगा, बी बराबर आई आर, ओम का नियम। तो आई, ये देखिए सर, आई इंटू आर, आई जी इंटू जी, यानी उसका प्रतिरोध कितना है, जी है, इसका प्रतिरोध कितना है, एस है मेरे भाई। यहां से आई एस बट्टे आई जी का मान निकाल लिया। दोनों में से वन जोड़ देंगे, दोनों में वन जोड़ा मेरे भाई, जब वन जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जरा देखिए, यहाँ पे छूट गया है, बल्कि छूट क्या गया, बच्चे ने उधर भेज दिया। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, आईजी को कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। तो बट मेरे भाई, और आई एस प्लस आई जी क्या है, आई का मान ही तो दो हिस्सों में बटा आई एस प्लस आई जी में। तो आई एस प्लस आई जी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो आई का मान आ गया मेरे भाई जी प्लस एस बटे में एस, ये मान है किसका, आई का सर, ठीक है। इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। और एस वो शंट है जिसे जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो गैल्वेनोमीटर अमीटर की भांति कार्य कर रहा है सर, ठीक है। उसके बाद होता है मल्टीमीटर एज ओम मीटर। ओम मीटर के लिए क्या करते हैं, एक प्रतिरोध है, एक सेल है यानी बैटरी है, एक यहाँ पर आर, जब ऐसे करके एरो बना हो तो हमने आपको थ्योरम में बताया था, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है ये, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जी क्या है, जी गैल्वेनोमीटर है मेरे भाई, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में ए और बी को हम लोग की जब जरूरत पड़ेगी तो तार से जोड़ के शॉर्ट करवा देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो मेरे भाई अलग अलग रखेंगे, ठीक है। लिख दिया बस, पूरा यही इंतजाम। मल्टीमीटर की को ओम मीटर में परिवर्तित करने के लिए एक बैटरी लेते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रहते हैं जिसे बदल सकते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, जरूरत पड़ती तो जोड़ लेते हैं, नहीं जरूरत पड़ती नहीं जोड़ते हैं। जब रेजिस्टेंस को मीजर यानी नापना होता है, इसे टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर रख देते हैं। बात खत्म हो गई। फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर गैल्वेनोमीटर को रख देंगे, जहां पे सुई मैक्सिमम होगी इसे, ठीक है, वहां पर इसे रख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बस इतना ही होता है और आर का मान हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सर, ठीक है। यूजेस की बात करें तो एसी और डीसी दोनों करंट ये नाप सकता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा जो आपके घरों में आ रही है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा सर, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को ज्ञात कर सकता है। किसी सर्किट की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकता है कि कोई सर्किट जो है वो कैसा है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, निरंतर है कि नहीं है, उसे भी ये चेक कर सकता है सर, ठीक है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है सीआरओ मेरे भाई। सीआरओ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे ऑसिलेटर इसका नाम होता है। ब्लॉक डायग्राम आपको इसका बनाना आना चाहिए, बहुत आसान है ये ब्लॉक डायग्राम। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, जो बच्चे मैसेज कर रहे थे, अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो पेपर में ही आएगा ब्लॉक डायग्राम मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक डायग्राम है तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, एक यहाँ पर देखिए वर्टिकल, यहाँ जरा ध्यान से समझ लीजिए, ये है कि ये इनपुट लिखा हुआ, वर्टिकल इनपुट वर्टिकल एम्पलीफायर लगा दिया, हॉरिजॉन्टल इनपुट हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, दो एम्पलीफायर लगा दिए यहाँ पे। ये टाइम बेस्ड सर्किट है। टाइम बेस्ड सर्किट क्या करेगा, ये विभव वोल्टेज देने का काम करेगा कि इस सर्किट से हम लोग वोल्टेज देंगे साथ साथ में, ठीक है, जिसे सिंक्रो सर्किट भी कहते हैं, हाइब्रिड कह सकते हो। यहाँ से पावर सप्लाई दी जाएगी, वो सप्लाई सीआरओ करेगा क्या, सीआरओ जो हम लोगों के पास धारा आ रही है, प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, जो वोल्टेज आ रहा है, उसे एक स्क्रीन पे दिखाएगा। तो उस स्क्रीन पे देखने के लिए हमने यहाँ पर प्लेटें ले रखी हैं, दो एक्स प्लेटें हैं, दो वाई प्लेटें, जिन्हें सीआरटी कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं मेरे भाई, ठीक, इस पूरे इंतजाम को। तो यहाँ लिख दिया उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसकी हमें वेव को स्क्रीन पर दिखाना होता है, सीआरओ की बाई प्लेट पे लगा देते हैं, यानी जिसे हमें देखना है स्क्रीन पर उसे बाई प्लेट पे लगा देंगे, और एक अलग से वोल्टेज एक्स प्लेट के भी लगा देंगे। वोल्टेज वी का वास्तविक रूप स्क्रीन पर जानने के लिए एक्स प्लेटों के बीच में एक टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज लगा देते हैं। सर जी ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज क्या होता है, इसे कहते हैं समयाधार विभव। समयाधार विभव क्या होता है, समय के साथ साथ बढ़ता है, एकदम से बढ़ेगा और अचानक से जीरो हो जाएगा मेरे भाई। अचानक कहां हुआ बाबूजी ये सब, अमावस नहीं बाबूजी, आज तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा, बरसों से ये ज्वाला मेरे अंदर जलता हो, इस तरीके की चीजें दुनिया भर की। लेकिन रियलिटी क्या है, टाइम डिपेंडेंट यही होता है, अचानक बढ़ता रहेगा, अचानक से मेरे भाई फिर धीरे धीरे करके जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाता है। तो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जो समय के साथ पहले बढ़ता है फिर शून्य हो जाता है। जब बाई प्लेट पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और एक्स प्लेट के बीच में ये यही जो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज लगाते हैं तो हमें स्क्रीन पर वोल्टेज मिल जाएगा मेरे भाई। कैसे मिलेगा, ये लो, ये समयाधार विभव है, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, टाइम के साथ में वोल्टेज बढ़ा फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ा फिर जीरो हो गया, बढ़ा फिर जीरो हो गया। और इस तरीके से मेरे भाई ये स्क्रीन पर देखिए सर, यहाँ पर क्या वोल्टेज लगा हुआ और ये हमें मिल रही है स्क्रीन एक्स प्लेटों के बीच में, ये हमें जो दिखाई दे रही है यही तरंग हम देखना चाहते थे। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के बीच में आपको लिखना पड़ेगा, क्या बताओ, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज। ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टाइम, ये तो वोल्टेज को ही हमें देखना आया, और ये क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है और हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा सर, ठीक है।
यूजेस की बात करें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की टेस्टिंग में होता है कि मेरे भाई अल्टरनेटिंग होता क्या है, अल्टरनेटिंग मतलब प्लस माइनस, एक झापड़ मारा फिर नहीं मारा, फिर मारा फिर नहीं मारा, फिर मारा फिर नहीं मारा, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इनकी टेस्टिंग में होता है। अल्टरनेटिंग सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी और फेज को चेक करने में होता है। उसके बाद टेलीविजन में होता है, टेलीविजन यानी टीवी वगैरह होती है उसमें चेक करा जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनकी जो साउंड वगैरह वेव्स निकलती हैं उन सबको चेक करने, और हर प्रकार की जो वेव हैं अगर आप देखना चाहते हो वो वेव कैसी हैं, किस तरीके से चल रही हैं, स्क्रीन पे कैसी दिखाई दे रही हैं, तब मेरे भाई इन सब का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके नहीं है, 3 4 5 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री आपकी लगभग खत्म हो गई, जिन लोगों ने वो भी सिलेबस करी मतलब कोर्स परचेज कर रखा था सब कुछ करा दिया है, मल्टीपल भी करा दिए हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन पे अंधाधुंध फ्री मटेरियल में पड़े हुए हैं, मल्टीपल उन्हें देखिए सर। ठीक है, ये पूरा हम करा चुके हैं, यहीं पर वीडियो लगा देंगे मल्टीमीटर की सर। ठीक है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। मल्टीमीटर के बाद है CRO सर। ठीक है, ये CRO भी हम पूरा जो है करा चुके हैं, इसकी वीडियो यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद एक टॉपिक है CRT। CRT क्या है भाई? कैथोड रे ट्यूब। ये CRO का ही पार्ट होता है सर। ठीक, CRO का एक हिस्सा होता है। और इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन होती है। इंटेंस और थिन इलेक्ट्रॉन बीम निकल के आए बिल्कुल सीधी, उसके लिए क्या होता है, एनोड्स का इस्तेमाल करा जाता है ताकि ये इधर उधर भागे नहीं सर। ठीक है, बीम को सीधा और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के लिए कुछ प्लेटें लगी होती हैं, प्लेट्स होती हैं इसके अंदर सर। ठीक है, इसमें ग्लास ट्यूब होती है जिसमें फास्फर की स्क्रीन होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम के टकराने से एक चमकीला स्पॉट दिखाई देता है। पर्दे पर यह स्पॉट इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण दिखता है सर। ठीक है, यानी एक पर्दा होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, कुछ इलेक्ट्रोड्स, कुछ एनोड्स होते हैं, कैथोड्स होते हैं, एनोड होते हैं सर पॉजिटिव वाले, और साथ ही साथ में कुछ प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है CRT। उम्मीद करते हैं ये पूरा क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है, ये सारी की सारी PDF टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं। एप्लीकेशन पे अगर आप देख रहे थे तो फिजिक्स में जो भी कुछ था हमने लगभग सब कुछ करा दिया है। एक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपकी और करा देंगे। जो लोग सिलेबस यानी कोर्स में देख रहे हैं तो उनके लिए अलग से पूरा फोल्डर बन गया होगा, जितने मल्टीपल चॉइस हैं अलग से हैं, महा क्लास अलग से, सारा कॉन्टेंट आपको एक जगह पर मिल गया है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है।